नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और ये बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो लेटर है, ठीक है, अब बदलाव हो गए हैं एनएम जीएनएम को लेकर। इसमें 2023 का नियम वैलिड होगा, ठीक है ना। आपको पूरा डिटेल समझाते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये अभी आपको प्रकाशन होने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि संक्षिप्त नंबर 1 में देखिए ये नियमावली क्या क्या बनाते हैं और कैसे कैसे शर्त और इसमें पदोन्नति नियुक्तियों के संबंध को लेकर है। इसमें क्या क्या नियम शर्तें लागू हो सकते हैं। पहला है, यह नियमावली बिहार स्वास्थ्य यानी बीटीएसी तक बिहार टेक्निकल सर्विस संयुक्त संवर्ग नियमावली 2023 कही जा सकेगी। ठीक, आगे है कि इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ठीक है। तीसरा है कि यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी जिस दिन कोई नोटिस निकलेगा उसी दिन से ये लागू हो जाएगा। ठीक, अब परिभाषा इसका देखते हैं। परिभाषा में देखेंगे हम तो दोस्तों, जब तक विषय के संदर्भ में अपेक्षित ना हो इस नियमावली में क्या क्या होना चाहिए, तो पहला दिया है कि यह सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार। ठीक है, सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार। ठीक, यानी उसके बाद है दूसरे में कि विभाग से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग। तो सब ये कहने का मतलब है कि अभिप्रेत का मतलब कि जो उसके अंडर में आता है। ठीक ना। तीसरा, नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, इसका मतलब है, ठीक है, अभिप्रेत मतलब ठीक है कि पे लेवल, यानी इस देखिए लेवल 7, यानी एक के बाद लेवल 7 का जो सैलरी होता है दोस्तों वो 70,000 के लगभग होता है। ठीक है, अब जो लेवल रहेगा, लेवल 7 बोल रहा है, तो लेवल 7 का जो सैलरी होता है ये 70,000 रुपया होता है। ठीक है ना। निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना, पे लेवल 7 से ऊपर वाले पदों के लिए बिहार सरकार। ठीक है, तो आयोग से मतलब है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी लेगा कोई भी एग्जाम। ठीक है, उसके बाद है कि संवर्ग से अभिप्राय है यानी अभिप्रेत है, मतलब है कि बिहार स्वास्थ्य तकनीकी सेवा संयुक्त संवर्ग के लिए, ठीक है, सभी के लिए जो भी जिसके अंतर्गत आते हैं, जो विशिष्ट है, वो जितने भी पद होंगे वो सभी विभिन्न पदों के लिए ये लागू होगा। ठीक है, उसके बाद है कि मान्यता, तो मान्यता कहाँ कहाँ से होना चाहिए, कोई भी विश्वविद्यालय है, संस्थान है, या केंद्र में है, या बिहार में है, या अन्य राज्य में है, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद कि परिशिष्ट से, अब इसका मतलब है नियमावली के अंत में संलग्न परिशिष्ट। तो देख लेते हैं 3 नंबर में क्या क्या है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है दोस्तों कि संवर्ग का गठन एवं संरचना। तो परिशिष्ट में अंकित प्रत्येक संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। ठीक है, पूरे राज्य तक वैलिड होगा। उसके बाद है कि प्रत्येक संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या उतनी ही होगी जितनी सरकार समय समय पर अवधारित करेगा। ठीक, उसके बाद है भर्ती। तो भर्ती का नियम कैसा होना चाहिए, प्रत्येक संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से होगी। ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद 5वां शैक्षणिक देख लीजिए, योग्यताएं एवं अर्हताएं है कि प्रत्येक संवर्ग के पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएं विशिष्ट के अनुसार होगी, जो दिया हुआ है। सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। ठीक है, और अधिकतम आयु की सीमा वही होगी जो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चय करती है। जैसे जो आरक्षित वर्ग में होंगे उनको 45 साल, जो और होंगे 45 साल, 42 साल, 38 साल, ऐसे। ठीक ना। उसके बाद है तीसरा कि संबंधित विज्ञापन वर्ष के लिए 1 अगस्त को, मतलब 1 अगस्त लिया जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त से उसका मान किया जाएगा, उम्र का कट ऑफ डेट भी माना जाएगा वहीं से। उसके बाद है 6 नंबर में देखिए कि नियुक्ति का जो अधिकार होगा प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर होगा। ठीक, और रिक्तियों की गणना उसी के आधार पर किया जाएगा, 1 अप्रैल के आधार पर। और रोस्टर जब क्लियर कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाएगा। ठीक, ये नियम है, कोई भी बहाली आएगा तो। ठीक ना। उसके बाद है कि इसका दूसरा स्लैश दिया है कि तकनीकी पद हेतु
अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों के विज्ञापन कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। तो यहाँ पर देखिए कंक्लूजन स्पष्ट रूप से लास्ट में लिख दिया है कि परीक्षाएं जो हो करेगा, ठीक है, एग्ज़ाम तो फिक्स है कि अब एग्ज़ाम होगा, ठीक, जो नियम बनाया है। और अगर आप कहीं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्यरत करते हैं तो आपको 1 साल का 5 वर्ष ऐसे करार देगा, ठीक है ना, जो बताया है आगे भी आपको मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए दिया है दोस्तों कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक जो है 100 अंक होंगे, ठीक है ना, 100 अंक का परीक्षा होगा आपका। और बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों में या गैर निजी सरकारी अस्पतालों या गैर निजी या केंद्र सरकार पंचायत नगर निकाय नियंत्रित, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, गैर निजी का मतलब कि आप अर्ध सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं वैसे हॉस्पिटल में, तो आपको प्रति वर्ष का 1 वर्ष का 5 अंक मिलेगा, ठीक है। अधिकतम अगर 5 वर्ष किए हैं तो आपको 5 पंजे 25 अंक मिले जाएंगे, ठीक है, यानी 25 अंक आपको मिलेगा। तो उसके अनुसार देखिए अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में से 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे कि 25 अंक हुआ तो कुल कितने हो गए 125 अंक, ठीक, ठीक है। उसके बाद देखिए अब दिया है आगे आपका, इसमें देख लेते हैं नियम क्या है, ये बता रहा है कि तीसरे नंबर में है संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों के अनुभव का लाभ उसी पद हेतु देय होगा जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत है। आप किसी पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो आपको उसी पद के लिए लाभ दिया जाएगा। उसके बाद है चौथा कि उपनियम 2 के आधार पर मेधा सूची तैयार करने के पश्चात आयोग द्वारा अधियाचित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा विभाग को भेजी जाएगी। विभाग के स्तर पर प्रमाण पत्र की जांच आदि के पश्चात अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन कर लिया जाएगा। जो आपने भेजा है पहले उसकी जांच पड़ताल होगा तब सत्यापित किया जाएगा। उसके बाद है पांचवा कि आयोग के अनुशंसा के उपरांत आयोग जो आपने भेजा है उसका प्रतिक्रिया देगा, ठीक है, तब नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में सरकार सामान्य प्रशासन विभाग जिसको बोलते हैं द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन करेगा, ठीक। उसके बाद है 7वां रूल परीक्षा की अवधि। तो नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी परीक्षा अधीन रहेंगे, ठीक है। परीक्षा अवधि 2 वर्षों की होगी। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तार अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कर्मी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। भाई हटाने की बात कर रहा है, ठीक है, नियुक्ति के बाद भी। उसके बाद देखिए विभागीय परीक्षा, जो आप डिपार्टमेंटल परीक्षा होता है उसमें भी जैसे समय समय पर परीक्षा होता है, तो अगर उसमें आप पास नहीं करते हैं तो सेवा मुक्त हो जाएंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं क्या है। 8वां है कि विभागीय परीक्षा नियुक्ति अभ्यर्थियों को केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व पार्षद बिहार पटना द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ठीक है। आपको परीक्षा पास करना होगा। जैसे सक्षमता परीक्षा हुआ है टीचर लोगों का, विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम या प्रक्रिया का निर्धारण तथा परीक्षा का आयोजन राजस्व परिषद बिहार पटना द्वारा विभाग के मतलब पटना द्वारा किया जाएगा, ये विभागीय लेगा अपना। संपुष्टि देखिए उसके बाद 9 नंबर में दिया है कि परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होना, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा सेवा को अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको वरीयता दिया जाएगा, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। 10 नंबर में देखिए वरीयता, एक आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची के अनुसार अवधारित किया जाएगा, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट किया जाएगा उसके। उसके बाद है प्रोन्नति यानी पद में उन्नति, यानी आपका प्रमोशन कैसे मिलेगा। तो सेवा में सुस्पष्ट कर्मी को रिक्त की उपलब्धता के अधीन रहते हुए वरीयता सह योग्यता के आधार पर इस नियमावली की परिशिष्ट में उल्लेखित उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिए जाने पर विचार किया जा सकेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोन्नति यानी पदोन्नति पर विचार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कालावधि संबंधी समय समय पर भी निर्गत अनुदेश का पालन अपेक्षित होगा, ठीक। आगे देख लेते हैं 3 नंबर में आपका क्या दिया है कि वही है
कि पदोन्नति को लेकर विचार करते समय प्रोन्नति वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर इसका भी पालन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद विभागीय प्रोन्नति समिति फर्स्ट बोल रहा है कि प्रोन्नति विभाग प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होगा। तो जो भी चीज़ें करेगा ये डिपार्टमेंटल ही करेगा। आगे देख लेते हैं। अब उसके बाद दिया है 2023 नियम के तहत कि इस नियमावली के परिशिष्ट में उल्लेखित इस संवर्ग पदों पर इस नियम के लिए प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से नियुक्ति प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल हो जाएंगे, ठीक है। जो पहले से कार्यरत हैं वो ऑटोमेटिक इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि अवशिष्ट मामले इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार विभाग की प्रासंगिक संहिताएं नियमावली संकल्प अनुदेश के प्रावधान लागू होगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर में दिया है कि शंका का निराकरण यदि इस नियमावली के किसी प्रावधान के क्रियान्वयन के संबंध में कोई संशय हो तो उसे विभाग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा। कठिनाइयों का निराकरण यदि इस नियमावली के उपबंध को कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण करेगा, ऐसे आदेश भी पारित करेगा या परामर्श भी ले सकेगा अगर इसमें कोई कठिनाई होती है तो, ठीक है। इस नियम के तहत निरसन एवं व्ययवृत्ति इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प आदेश अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से निरसित समझे जाएंगे, ठीक है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त प्रावधानों के अधीन किया गया कुछ भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया की गई समझी जाएगी। इस नियम के तहत कोई भी घटनाएं होता है इस नियम से जुड़े तो इसी नियम के अंतर्गत उसको रखा जाएगा और समझी जाएगी। मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था। जैसे ये डेट निकल गया, जैसे कैसे आपका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरह है। तो उस डेट को एक घटना घट गया तो उसको भी जो नियम बना है उस नियम के अंतर्गत समझा जाएगा, यहाँ पर ये बोल रहा है। अब देख लीजिए परिशिष्ट नियम भी दे दिया है 3, 11, 12, ठीक है। पद भी दे दिया है, कोटि, मूल कोटि, परिचारिक श्रेणी ये पद जो है परिचारिक श्रेणी ये में दिया है सीधी भर्ती, ठीक है। ये जीएनएम का है, परिचारिक श्रेणी जीएनएम का है सीधी भर्ती। देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान जीएनएम बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स या समकक्ष जो होगा वही इसमें भाग लेगा, भर सकता है। उसके बाद बिहार परिचारिक उसी से रिलेटेड है। प्रथम सोपान यानी सीनियर नर्सिंग अफसर को बोला है ये प्रमोशन के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये दिया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जो परीक्षाएं होती है डिपार्टमेंट उसके द्वारा इनका प्रमोशन के तहत होगा। द्वितीय सोपान यानी सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उप निरीक्षक, उप नर्सिंग उप अधीक्षक है, ठीक है। तो ये सबका प्रमोशन के तहत होगा। आगे देख लीजिए जो एएनएम का अब नियम दिया है दोस्तों, ठीक है। कोटि देख लीजिए तो मूल कोटि में महिला स्वास्थ्य सबसे पहले एएनएम में सीधी भर्ती द्वारा बोल रहा है, सीधी भर्ती, लेकिन ऊपर एग्जाम होगा, ठीक है। सीधी भर्ती का मतलब एग्जाम लेगा। मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से एएनएम का डिग्री होना चाहिए। बिहार परिचारिका निबंध परिषद से क्लियर हो गया, ठीक है, अभियुक्त जो किया है। उसके बाद इसमें देखिए वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसका क्या होगा प्रमोशन, जैसे डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होता है उसके तहत। अब प्रथम सोपान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षिका जिसको बोलते हैं इसका भी प्रोन्नति द्वारा होगा। समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित कला अवधि के द्वारा किया जाएगा, ठीक। बिहार फार्मासिस्ट का देख लीजिए, फार्मासिस्ट का देख लीजिए नियम जो है इसमें भी सीधी भर्ती दिया है। अब प्रमोशन में कौन कौन सा पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद है प्रवर्धिक संवर्ग बिहार प्रयोगशाला, तो उसको भी देखिए सीधी भर्ती को लेकर बोला है, लेकिन उसके लिए 10+2 में आपको 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। अगर हम टेक्नीशियन की देखें तो ECG जो होता है टेक्नीशियन, तो उसका भी सीधी भर्ती के लिए, लेकिन उसमें भी बोला है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। प्रथम सोपान CG टेक्नीशियन और इसका प्रमोशन को लेकर है, ठीक। ये सब पोस्ट इसमें दिया हुआ है,
ठीक है, PDF या टेलीग्राम पर मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, तो समझ गए? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब नियम बदलाव हो गए। ANM GNM जितने भी मेडिकल के पोस्ट थे, स्पष्ट रूप से है कि अब जो भी होगा आपको अब परीक्षाएं देना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले था कि मार्क्स बेसिस पर होता था, जिसके मार्क्स होते थे उसको मौका मिल जाते थे दोस्तों। ठीक है, बिहार ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन दिया है, TB चेस्ट हेल्थ रजिस्टर दिया है, इनके लिए भी देख लिए, सबका कोर्स दे दिया है कि आपको कौन कौन सा कोर्स और डिग्री लगता है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, बिहार फिजियोथेरेपिस्ट का दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, बिहार मेडिकल फिजिसिस्ट का दिया है, रेडियन सेफ्टी का दिया है, बिहार एक्सरे का दिया है, सबका दिया है। आप चेक कर सकते हैं जो जो आपके पास डिग्री है। ठीक है, सभी डिग्री के अकॉर्डिंग इसने दे दिया है। तो चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे, समझ गए होंगे आप।